ये एक छोटी सी वीडियो रहेगी और इसमें हम कोशिश करेंगे कि प्रोबेबिलिटी के जितने हो सके उतने टॉपिक्स कवर कर लिए जाए। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी होता क्या है? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम यानी अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास में एक बैग है जिसके अंदर 7 रेड बॉल्स है और 10 ब्लू बॉल्स है, और हमने एक इवेंट मान लिया आर, जो ये है कि जो बॉल हम निकालते वो रेड हो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो फिर यहाँ पे हमारे पास में फेवरेबल आउटकम क्या होगा कि बॉल रेड निकले, यानी कि 7 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। बॉल रेड भी हो सकती है और ब्लू भी, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम 7 रेड प्लस 10 ब्लू, यानी कि 7 प्लस 10 17। ऐसे ही अगर एक इवेंट मान लिया पी कि जो बॉल हमने निकाली है वो ब्लू है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इज इक्वल टू 10 अपॉन में 17। अब इसके अंदर भी दो कैसे बनते? मान लीजिए हमने एक साथ दो बॉल्स निकाल ली, तो फिर बाद में क्वेश्चन में ये दे रखा है कि 7 रेड बॉल्स है एक बैग में और 10 ब्लू बॉल्स, और हम उसमें से दो बॉल्स निकालते हैं। अब यहाँ पे एक पहला इवेंट आ रहा है, ये इवेंट आ रहा है कि पहली और दूसरी बॉल दोनों का कलर लाल हो। अब ये क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि विद रिप्लेसिंग है या फिर विदाउट रिप्लेसिंग, यानी कि हमने पहली लाल बॉल निकाली फिर बाद में उसे वापस बैग में डाल दिया तो वो रिप्लेसिंग होएगा बाय रिप्लेसिंग द अर्लियर बॉल। तो फिर बाद में इसमें प्रोबेबिलिटी होएगी कि दोनों बॉल लाल हो, इसकी 7/17 इंटू 7/17। लेकिन यहाँ पर अगर हम रिप्लेसमेंट ना करते तो शुरुआत का सेम ही रहता। पहली बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी 7/17 इंटू यहाँ पे अब बॉल कितनी बची इसमें टोटल 16, क्योंकि एक रेड बॉल हम निकाल चुके और टोटल रेड बॉल कितनी बची है 6 इंटू 6/16। तो इस टाइप के केसेस में ये प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई हो जाती है। अब इसीलिए प्रोबेबिलिटी में एक और चीज़ काम आती है जो कि होती है NCR। अब यहाँ पे n क्या है? कोई नंबर ऑफ चीज़ें जिनमें से हमें आर चीज़ों को सिलेक्ट करना है। ऐसे मान लीजिए हमारे पास में n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और हमें उनमें से आर स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है। एग्जाम्पल भी दे रखा है, जैसे कि हमारे पास में 8 स्टूडेंट्स हैं, इनमें से हमें किन्हीं भी 2% की टीम बनानी है, 2% की टीम बनानी है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो हम टीम बनाएंगे उसके अंदर सी और जी सेम ही टीम में हो? तो फिर बाद में इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, हमारा फेवरेबल आउटकम क्या है कि सी और जी दोनों सेम टीम में होनी चाहिए। तो फिर बाद में ये हो जाएगा, सबसे पहले सी और जी तो हमने फिक्स कर दिया कि एक टीम में हो गए। फिर बाद में बच्चे कितने? सी और जी हट गए। टोटल आउटकम्स तो हमारे पास में हो गए 8C2 कि सबसे पहले 8 में से किन्हीं भी 2 को उठा लिया। बच्चे कितने? 6। बाद में उन 6 में से भी 2 को उठा लिया, 6C2 इंटू बचे हुए 4 में से भी किन्हीं भी 2 को और बचे हुए 2 में से भी किन्हीं भी 2 को, और ऊपर में फेवरेबल आउटकम्स हो गए। ये दोनों हमने फिक्स कर दिए तो ये आ जाएगा बचे हुए 6 में से किन्हीं भी 2 को 6C2 इंटू 4C2 इंटू 2C2। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो फिर बाद में ये आ जाएगा 1/8C2। 8C2 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 7 अपॉन में 2, ये अब 1 में, यानी कि ये बन गया 1/7 इंटू ये बन गया 4, 1/28। अब NCR का मतलब क्या होता है? जैसे कि हमने यहाँ पे ये 8C2 है, तो इसका ये क्या होता है मतलब? इसका मतलब होता है n फैक्टोरियल अपॉन में n-r का फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है? जैसे कि 3 को फैक्टोरियल होता है 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 का फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यह होता है फैक्टोरियल।
तो फिर इसमें ये फॉर्मूला ये याद रखना पड़ेगा, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल। अब इसे हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू। एन हमेशा आर से बड़ा होएगा, तो फिर बाद में ये n माइनस वन n माइनस टू आगे जाता जाता एक जगह पे ये n माइनस आर भी बन जाएगा, n माइनस आर, और आगे n माइनस आर माइनस वन n माइनस आर माइनस टू ऐसे चलता जाएगा। तो हम इसे सिंप्लीफाई करके इसे लिख सकते हैं n माइनस, ये बन गया n माइनस चार इंटू एन माइनस आर माइनस वन n माइनस आर माइनस टू ऐसे सोन करता हुआ ये 1 तक जाएगा। तो ये सिंपली क्या है, n माइनस आर का फैक्टोरियल ही हो गया ये। तो फिर बाद में n माइनस आर का फैक्टोरियल ऊपर भी है और ये n माइनस आर का फैक्टोरियल नीचे भी है। तो फिर बाद में यहाँ पे ये n माइनस आर का फैक्टोरियल, तो नीचे वाले से ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा। तो ये बन जाएगा n इंटू, ये जाएगा n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अपॉन में ऐसे चलता चलता n माइनस आर से एक हल्का सा पहले यानी कि n माइनस आर प्लस वन तक जाएगा ये, और नीचे आ जाएगा r का फैक्टोरियल जैसे कि हमने अभी अभी किया। तो 8 का क्या बनेगा, 8 माइनस टू 6, तो फिर बाद में ये कहाँ तक जाएगा, 8 माइनस टू 6 प्लस 1 7, यानी कि 8 इंटू 7 अपॉन में 2 का फैक्टोरियल। अब ऐसे ही बाकियों में भी लग जाएगा ये। अब इसके बाद में आता है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के टाइप से समझते हैं। मान लीजिए 8 स्टूडेंट्स हैं, तो उन्हें हम कितने तरीक़ों से डिवाइड कर सकते हैं दो टीम ए और बी में। तो इसमें सबसे पहले दोनों टीमों का साइज इक्वल होना चाहिए, ये क्वेश्चन में मेंशन होएगा। तो फिर बाद में 8 में से सबसे पहले हम किन्हीं भी 4 बच्चों को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर बाद में बचे हुए 4 अपने आप ही सिलेक्ट हो गए, इसलिए आप क्वेश्चन में भी देख सकते हो 4C4, इसकी वैल्यू होती है 1, यानी कि ये हमारा ये तरीका भी वेरीफाई हो गया कि ये सही है। अपॉन में 2 फैक्टोरियल। अब ये 2 फैक्टोरियल क्यों आया, मान लीजिए हमने ये टीम ए बनाई और एक टीम हमने बनाई टीम बी, तो इस केस में हमने दोनों को कंसीडर किया है, तो इस केस में 2 फैक्टोरियल नहीं आएगा। लेकिन हमें ये कह दिया जाए इन 2 टीम ए एंड बी की जगह इन 2 ग्रुप्स, कि इन्हें सिर्फ 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना है और उन ग्रुप का कोई स्पेसिफिकली नाम नहीं है। तो फिर बाद में ये नीचे 2 फैक्टोरियल आएगा, क्योंकि मान लीजिए पहले ग्रुप में है ए बी सी और डी बच्चे और दूसरे में ई एफ जी और एच बच्चे, लेकिन यहीं पे इसे इंटरचेंज भी कर सकते हैं। इसमें ई एफ जी एच हो सकते हैं, इसमें ए बी सी डी, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं आया, इसलिए ये दोनों सेम हो गए, इसलिए इसे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया है। लेकिन अगर यहाँ पे ये स्पेसिफिकली अलग अलग ग्रुप टीम या क्लास दे के रखें तब ये नीचे 2 फैक्टोरियल नहीं आएगा, और वैसे सिंपली 2 टुकड़ों में बांटना हो तब ये आएगा, उन 2 टुकड़ों का कोई स्पेसिफिकली नाम ना हो तब। फिर बाद में अगला आता है, ऐसे ही यहाँ पे 8 स्टूडेंट्स हैं और इन्हें 3 टीम्स में डिवाइड करना है, ए बी और सी को। ए में 3 मेंबर, बी में 3 और सी में 2। तो फिर बाद में इसके अंदर 8C3 इंटू 5C3 इंटू 2C2 हो गए। वो कैसे, पहले 8 में से किन्हीं भी 3 को सिलेक्ट कर लिया, फिर बचे हुए 5 में से किन्हीं भी 3 को, फिर 2 बचे 2 में से 2 को ही सिलेक्ट करना है। इसके आप एक और तरीके से भी वेरीफाई कर सकते हैं कि ये सही है या नहीं 2 ग्रुप वाला। तो इसके अंदर हम ऐसे मान लीजिए कि ये ए बी सी डी ई एफ जी और एच है, इससे हम कितने
तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। अब ये आपने पढ़ा होगा परम्यूटेशन में कि जैसे कि 1, 3, 5 ये 3 डिजिट है, इन्हें कितने फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल। ऐसे ही यहाँ पे 4 डिजिट दे दे कोई भी, 2, 3, 5, 4, इन्हें 4 फैक्टोरियल तरीके से। ऐसे ही 5 डिजिट हो जाए तो 5 फैक्टोरियल। ऐसे ही यहाँ पे 8 डिजिट है तो ये हो गया ऊपर का 8 फैक्टोरियल। पहले इसे खोल लेते, ये क्या बनेगा, 8 × 7 × 6 × 5 अपॉन में 4 × 4 फैक्टोरियल। ऐसे ही इसे करेंगे तो ये बन गया 8 फैक्टोरियल अपॉन में। अब इसके अंदर मान लीजिए हमने इसे ग्रुप का वो बीच का इलाका मानना है, तो फिर बाद में ये दोनों अपनी पोजीशन भी इंटरचेंज कर सकते हैं, इसलिए ये 2 से डिवाइड होएगा। और मान लीजिए यहाँ पे ऐसे 3 ग्रुप होते हैं तो ये इसकी जगह आ सकता था, ये इसकी जगह, ये इसकी जगह, इसीलिए यहाँ पे ये अकेला 2 नहीं 2 फैक्टोरियल होएगा, यानी कि जितने भी ग्रुप है उसका फैक्टोरियल। अब इसके अंदर हमने ये टोटल अरेंजमेंट गिने, इंटरनल अरेंजमेंट भी है, यानी कि हमने ए की जगह बी और बी की जगह ए को अलग अलग माना है, जैसे कि BACD और EFGH हमने इसे इससे अलग कंसिडर किया, इसलिए डिवाइडेड बाय यहाँ पे ये कितने तरीके से अरेंज हो सकता है, 4 फैक्टोरियल इंटू ये भी कितने तरीके से हो सकता है, 4 फैक्टोरियल। तो हम 8 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 8 × 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, तो फिर बाद में सेम टू का सेम ये हमारे पास में आ गया और ये 2 फैक्टोरियल ये वाला है। अब ऐसे इसके अंदर एक और टाइप के क्वेश्चन है, इस वाले में अगर ये करना होता ग्रुप के अंदर बिना किसी नाम के में, तो फिर ये 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 से डिवाइड होता, क्योंकि इस ग्रुप को इसके साथ में भी कर सकते हैं, इसके साथ भी इंटरचेंज ऐसे, और इसे इसके साथ में भी। फिर बाद में अब अगला आता है ये प्रोबेबिलिटी का एक और टाइप का क्वेश्चन। मान लीजिए 2 फ्रेंड्स है जिनका नाम है रिस्पेक्टिवली आलू और भालू, और वो एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी कि आलू उस क्वेश्चन को सही सॉल्व करे वो है 0.25, और भालू के उस क्वेश्चन को करेक्ट सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है 0.8। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों सॉल्व करेंगे, तो ये हमने अभी पहले भी देखा था यहाँ पे रेड और ब्लू बॉल के में, कि ऐसे केस में प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई हो जाती है कि ये भी एपन हो और ये भी एपन हो, तो ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी 0.25 × 0.8। लेकिन क्या प्रोबेबिलिटी है कि इन दोनों में से कोई भी एक सही हो, या तो एक सही हो या दोनों, यानी कि किसी एक का तो होना ही चाहिए। द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम हैज अटेम्प्टेड द क्वेश्चन करेक्ट, तो फिर बाद में ये हो जाएगी 1 माइनस टोटल सम प्रोबेबिलिटी का 1 माइनस प्रोबेबिलिटी कि दोनों का ही आंसर गलत हो, तो फिर बाद में हमारे पास में आ जाएगी किसी भी एक क्वेश्चन के आंसर को सही करने की प्रोबेबिलिटी। अब दोनों का आंसर गलत करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी इसका गलत करने की प्रोबेबिलिटी हो गई 0.75, 1 माइनस 0.25 क्योंकि सम 1 होता है, ऐसे 1 माइनस 0.8 0.2, तो फिर बाद में 0.75 इंटू 0.2 ये बन जाएगा ये 0.13, 1 माइनस 0.13 इज इक्वल टू 0.87, तो इनमें से किसी भी एक के सही करने की प्रोबेबिलिटी 0.87 आ जाएगी। अब आप में से कई लोग ये गड़बड़ मत कर देना कि 1 में से ये भी माइनस कर दे कि प्रोबेबिलिटी एक के सही करने की, आलू के सही करने की, और प्रोबेबिलिटी बालू के सही करने की, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होएगा, क्योंकि इसके अंदर आपको स्पेसिफिकली ऑब्जर्व करना होता है, क्योंकि ऐसे तो कई केसेस बन सकते हैं, मान लीजिए आलू सही कर दे भालू सही कर दे, इसलिए ये वाला फॉर्मूला नहीं लगता, ये एक मिसकंसेप्शन रह जाता है कई लोगों के। फिर बाद में अगला आता है ये वेन डायग्राम, तो इसके अंदर पहले हम बना देते
डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या फ़र्क होता है। डिपेंडेंट इवेंट जो एक दूसरे पे डिपेंड करे और इंडिपेंडेंट जो डिपेंड ना करे। अब डिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं। डिपेंडेंट इवेंट जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट है और वो पढ़ाई करता है, तो फिर बाद में उसके पढ़ाई करने की प्रोबेबिलिटी ये कोई प्रोबेबिलिटी है ए, और ऐसे ही उसके टेस्ट में अच्छे नंबर लाने की प्रोबेबिलिटी है बी। तो फिर बाद में ये डिपेंडेंट इवेंट है बी, क्योंकि बी ए पे डिपेंड करेगा कि अगर उसकी पढ़ाई करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी तो उसके नंबर आने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ेगी, और उसके नंबर ज़्यादा आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है यानी कि उसने पढ़ाई की है, इसकी प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा हो जाएगी। अब इंडिपेंडेंट क्या होता है, मान लीजिए हमने एक सिक्का उछाला, उस पर हमारे पास में हेड या टेल में से कुछ भी आया। अब उसी सिक्के को वापस उछालने पे उस पे क्या आएगा, ये इंडिपेंडेंट इवेंट है कि उस पर पहले हेड आया या टेल आया, इस पे उसकी प्रोबेबिलिटी डिपेंड नहीं करेगी। अब बात है वेन डायग्राम पे। इससे पहले ये भी देख लीजिए बायस्ड इवेंट और अनबायस्ड इवेंट क्या होते हैं। बायस्ड इवेंट यानी कि हर चीज़ की प्रोबेबिलिटी सेम हो। जैसे कि कोई बायस्ड कॉइन होगा तो उसमें हेड की प्रोबेबिलिटी भी 1/2, टेल की भी 1/2, यानी कि सारी प्रोबेबिलिटी इक्वल हो। बायस्ड डाइट में हर साइड की प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है, लेकिन वहीं पे हमने उस डाइट के किसी साइड में कील लगा दी तो फिर बाद में अब ये अनबायस्ड बन जाएगा, क्योंकि कील वाली साइड के गिरने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो उसे हम अनबायस्ड इवेंट कहेंगे कि हर आउटकम की प्रोबेबिलिटी इंडिविजुअली देखे तो सेम नहीं है। अब इसे वर्ड में डिफाइन करने की ज़रूरत है नहीं, ये आप समझ ही गए होंगे कि इसका मतलब क्या है कि डाइस के हर साइड की प्रोबेबिलिटी सेम ना, कॉइन के हर साइड की प्रोबेबिलिटी सेम ना, ऐसे। अब हमारे बात में ये है क्वेश्चन कि अगर हमने कॉइन को 5 टाइम टॉस किया है तो क्या प्रोबेबिलिटी, और 500 बार ही हेड आया है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमें 6 टाइम में भी हेड मिलेगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी सीधी हो जाएगी 1/2, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। शुरुआत के 5 टाइम पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता, 6 टाइम में या तो हेड आ सकता है या टेल। तो फिर बाद में हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2, टेल की भी 1/2। अब बात है वेन डायग्राम में। ये कोई दो इवेंट है ए और ये बी, और ये कुल हो गया 1। ऐसे मान लीजिए ये एक क्लास है जिसके अंदर टोटल 60 स्टूडेंट हैं। इसके अंदर ए ये है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन साइंस, कि इतने बच्चे साइंस में पास हुए जो ए में है वो, और जो बी में है वो बच्चे मैथ में पास हुए हैं। और हमें क्वेश्चन में दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू ये 0.1, या फिर इसे सिंपली वैसे लिख देते 1/10 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू, बी की प्रोबेबिलिटी है 1/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/20। तो फिर बाद में हमसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि कोई भी स्टूडेंट इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट में पास हुआ हो। तो फिर बाद में उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ये फॉर्मूले आपको याद होंगे वेन डायग्राम के, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या होता है, ए प्लस बी, यानी कि ए यूनियन बी में ये पूरा एरिया आएगा। यहाँ पे ए हमसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में कि किसी भी एक सब्जेक्ट में पास हुए हो, तो इसमें ए यूनियन बी आ जाएगा। तो फिर बाद में ए यूनियन बी में ये पूरा एरिया आता है, यानी कि ये पूरा कवर होएगा। तो ये हो जाएगा पहले ए प्लस बी, लेकिन ये बीच वाला एरिया 2 बार काउंट हो गया जो कि ये ए इंटरसेक्शन बी।
तो ये माइनस हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसमें आप सिंपली इसे एरिया के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे तो ये समझना आसान होएगा। तो फिर बाद में आप इसे एरिया के थ्रू अंडरस्टैंड करके इन वाले टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप उसे कमेंट में लिख सकते हैं।